आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और हमारा चैनल है राजवीर यादव फिजिक्स। हम 2013 के पेपर की बात कर रहे थे और उसके 9 क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो तक कंप्लीट कर लिए थे और आज हम पढ़ रहे हैं 10वां क्वेश्चन और ये है कोई तत्व ए निम्न दो चरण प्रक्रियाओं द्वारा तत्व सी में विघटित होता है। मतलब कोई तत्व ए है जो इस तरीके से विघटित हो रहा है। कैसे देखो कि ए टूट रहा है बी में और 2He4 में, अर्थात हीलियम में और बी में टूट रहा है। बी टूट रहा है 2 इलेक्ट्रॉन में और सी में, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और सी में टूट रहा है। और ये हमसे पूछना चाह रहा है कि तत्वों ए बी व सी में से समस्थानिक युग्म को छांटिए। जो समस्थानिक युग्म कौन से हैं वो हमें यहाँ पर छांटने हैं। क्लियर? तो देखो आप, सबसे पहले मैंने क्या किया कि जो ए है, ए जो तत्व था ओपनिंग का, उसका परमाणु क्रमांक तो Z मान लिया, ठीक है, और द्रव्यमान संख्या को स्मॉल a मान लिया। वैसे द्रव्यमान संख्या को हम कैपिटल A मानते आए हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर कैपिटल A पहले से मौजूद है इसलिए हम इसको स्मॉल a से लिखते हैं। तो ये Z तो क्या है, परमाणु क्रमांक है, और A इसकी द्रव्यमान संख्या है। जब इससे 2He4 हीलियम यहाँ से निकल जाता है और ये B बन जाता है तो 2 यहाँ ऑलरेडी आ चुका है और Z यहाँ पर था तो बच गया जो Z माइनस का 2 यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे A में से 4 यहाँ पर आ चुका है, बच गया A माइनस का 4। इस प्रकार से जो B आया उसका परमाणु क्रमांक Z माइनस का 2 है और द्रव्यमान संख्या A माइनस का 4 है। आप फिर चेक कर सकते हैं इसको, 4 प्लस A माइनस 4, तो 4 से 4 कट जाएगा और A का A बच गया, और Z माइनस का 2 प्लस का 2, 2 से 2 कट जाएगा और Z का Z बच गया। इसका मतलब हमारी जो समीकरण है वो संतुलित है और सही भी है। अब ये जो B था, ये यहाँ B लिख रखा था तो यहाँ वापस B लिख दिया, पर B का परमाणु क्रमांक Z माइनस का 2 था तो यहाँ Z माइनस का 2 लिख दिया, और यहाँ A माइनस का 4 था तो ये A माइनस का 4 लिख दिया। और ये 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 माइनस का 1 E0 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये C कोई अलग परमाणु है। क्लियर? अब यहाँ जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, पहले देखो ऊपर 0 था, इसका मतलब ऊपर तो ये 0 है तो A माइनस का 4 का A माइनस का 4 लिखा जाएगा। C तो लिख ही दिया है। अब यहाँ पर देखो Z ये माइनस का 1 है और 2 से गुणा है तो क्या बन गया, माइनस का 2। इसका मतलब माइनस का 2 तो है, ये वाला माइनस का 2 तो मिल गया, पर Z यहाँ नहीं मिल रहा तो मुझे यहाँ पर Z लिखना पड़ेगा। फिर चेक करके देख लो आप, A माइनस का 4 प्लस का 0 वास्तव में A माइनस 4 के बराबर है, Z और माइनस का 2 वास्तव में Z माइनस का 2 के बराबर है। इसका मतलब ये समीकरण अब संतुलित हो गई है और हमने बिल्कुल सही समीकरण का निर्माण कर लिया है। क्लियर? अब सवाल हमसे पूछना चाह रहा था कि इसमें समस्थानिक युग्म कौन से हैं, मतलब ए बी और सी में से 3 बने, यहाँ पर ए बना था, बी बना था, सी बना था। इन तीनों में से कौन सा समस्थानिक है कि ए बी मिलकर है या ए और सी मिलकर है या बी और सी मिलकर समस्थानिक है। समस्थानिक की परिभाषा आप समझते होंगे कि ऐसे युग्म या ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो क्या हो, समान हो, पर द्रव्यमान संख्या क्या हो, अलग अलग हो, वो क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। तो आप देखा कि इसका तो Z है, इसका Z माइनस का 2 है, इसका Z है, तो इसका मतलब ये तो आउट हो गया बिल्कुल, क्योंकि ये Z माइनस का 2 है तो ये समस्थानिक नहीं हो सकता। हाँ, Z और Z मैच कर रहा है, इसका मतलब A और C क्या है, समस्थानिक हो सकते हैं। यहाँ देखो परमाणु द्रव्यमान संख्या A है, यहाँ A माइनस का 4 है, इसका मतलब द्रव्यमान संख्या अलग अलग है और परमाणु क्रमांक क्या है, दोनों के समान है। इसका मतलब A व C क्या है, समस्थानिक युग्म है। तत्व ए व सी के परमाणु क्रमांक समान है तथा द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, अतः तत्व ए व सी समस्थानिक युग्म है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो, चित्र P एवं सारणी Q से संबंधित तार्किक द्वारों के नाम लिखिए। 1 नंबर का सवाल आया था। ये तो चित्र P है, ठीक है, और ये सारणी Q है। तो चित्र अगर आपको ध्यान हो तो देखो ये डी आकार का है ना, और डी आकार का चित्र बनता है डी वाले में, और डी किस में आता है, एंड में, AND, डी से डी मैच कर रहा है। इसका मतलब ये गेट कौन सा है बेटा, एंड गेट है। अगर यहाँ छोटा घोड़ा लगा हुआ होता तो क्या बन जाता है, एंड प्लस नोट अर्थात नैंड गेट। क्लियर? तो चित्र P तो हो गया बेटा एंड गेट। अब ये टेबल Q से कौन सा गेट बन रहा है, इसका निर्धारण हम कैसे करेंगे उसको समझिए। समझना आप,
जीरो जीरो से जीरो बन रहा है, इसका मतलब अगर मैं जीरो प्लस जीरो करूँ तो भी जीरो बनता है, जीरो गुणा जीरो करूँ तो भी जीरो बनता है। इसका मतलब या तो ये एंड गेट है या ये और गेट है। अब दोनों में कौन सा है, चलो अगला देखो, जीरो एक से एक बन रहा है, इसका मतलब जीरो एक को गुणा करता तो जीरो आता, पर यहाँ चूंकि एक आ रहा है, इसका मतलब ये गुणा वाला तो नहीं है, जोड़ने वाला है। और जोड़ने वाला कौन सा गेट होता है, और गेट। कौन सा होता है, ओ आर, और गेट। तो और गेट में जोड़ते हैं, एक जीरो एक जुड़ गया, एक और एक एक, ये भी जुड़ गया। इसका मतलब कौन सा गेट है, ये और गेट है। लेकिन यहाँ आगे वाई डैश भी दे रखा है, और वाई डैश क्या है, इसका जस्ट रिवर्स है, जीरो का एक, एक का जीरो, जीरो जीरो। इसका मतलब ये जो सारणी है वो नोर गेट को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है, नोर गेट को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सतह से प्रेषण व अभिग्राही एंटीना की ऊंचाइयां क्रमशः एच टी व एच आर हैं। दोनों एंटीनाओं के बीच की अधिकतम दृष्टि रेखीय दूरी एल ओ एस के लिए संबंध लिखिए। एक नंबर का आया था बेटा, संबंध डी बराबर अंडर रूट टू आर एच होता है, ये 17वें पार्ट का टॉपिक है। तो टू आर एच होता है, तो होने को तो डी बराबर अंडर रूट टू आर एच होता है, पर यह टू आर एच की जगह इसने दो दे दिया, एच टी एच आर, इसलिए दो स्टेप अलग अलग बनेंगे इसमें, टू आर एच टी का अंडर रूट और टू आर एच आर का अंडर रूट, और इसको डी एम से लिख दिया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब मॉड्यूलन क्या है। मॉड्यूलन के बारे में आगे देखो, आयाम मॉड्यूलित तरंग के संसूचन के लिए प्रदत्त अभिग्राही ब्लॉक आरेख में भाग एक्स का नाम बताइए। मॉड्यूलन क्या है, मॉड्यूलन के बारे में आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था कि अगर मुझे कहीं दूर जाना हो तो मैं गाड़ी पे बैठता हूँ और गाड़ी पे बैठकर दूसरी जगह पे पहुँचता हूँ। इस प्रकार से गाड़ी पे बैठना या गाड़ी के अंदर बैठना मॉड्यूलन कहलाता है। समझ रहे हो, यहाँ भी तरंगों में भी दो चीज़ें होती हैं, एक तो मूल संकेत जो किसी व्यक्ति के मुंह से निकल रहे मूल संकेत हैं, और एक वाहक तरंगे होती हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं। तो जब मूल संकेतों को वाहक तरंगों पर बैठा देते हैं दूसरी जगह भेजने के लिए, तो इस घटना को क्या कहते हैं, मॉड्यूलन कहते हैं। तो देखो, वह प्रक्रिया जिसमें मूल संकेतों को उच्च आवृत्ति की वाहक तरंगों के साथ अध्यारोपित करते हैं मॉड्यूलन कहलाती है। क्या कहलाती है वो, मॉड्यूलन कहलाती है। और अब बात आती है कि ये मॉड्यूलन की परिभाषा साथ मैंने आर लिख रखा है, इसका मतलब ये रिपीट है, कभी ना कभी फिर पूछा हुआ है। क्लियर। अब ये डायग्राम सवाल ने दिया था और एक्स का मान ये हमसे पूछना चाह रहा था, तो समझो इसको। अभिग्राही एंटीना, समझिए क्या है ये चीज़ें। जो हमारा रेडियो होता है वो रेडियो के द्वारा हम इस चित्र को समझ सकते हैं। मान लीजिए कि ये रेडियो का क्या है, अभिग्राही एंटीना है, रेडियो का एंटीना है। एंटीना क्या करता है, सिग्नल को एक्सेप्ट करता है, अभिग्रहित सिग्नल मतलब कि ग्रहण किए गए सिग्नल या लिए गए सिग्नल। और ये सब क्या है, क्योंकि देखो सिग्नल जब दूर से हमारे रेडियो तक पहुंचता है तो उसकी जो शक्ति है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो सबसे पहले उस सिग्नल को प्रवर्धक से, एम्पलीफायर से गुजारा जाता है जिससे उसकी शक्ति बढ़ जाए। क्लियर। तो सबसे पहले क्या काम आता है, प्रवर्धक। प्रवर्धक पे आने के पश्चात फिर ये एक्स आ रहा है, ये एक्स क्या काम करता है उसको समझो। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि जब भी कोई संकेत हम तक पहुंचता है तो वो मिलकर पहुंचता है, मॉड्यूलन के द्वारा पहुंचता है। अर्थात उस संकेत के अंदर वो मूल संकेत भी होते हैं, साथ में वाहक तरंगे भी होती हैं, दोनों चीज़ें होती हैं। तो ये प्रवर्धक के जस्ट बाद का ये जो यूनिट है वो उस मूल संकेत को उन वाहक तरंगों से अलग करता है, मूल संकेत को वाहक तरंगों से अलग करता है। और मूल संकेत को वाहक तरंगों से अलग करने का तरीका क्या है कि ये जो सिस्टम है ये वाहक तरंगों की तरंग धैर्य को शून्य करता है, या वाहक तरंगों की आवृत्ति को शून्य करता है। ठीक है, या उनको खत्म करता है, ऐसे समझ लो आप कि वाहक तरंगों को खत्म करता है। और इसका नाम होता है मध्य आवर्ती स्टेशन IF। क्या होता है इसका नाम, मध्य आवर्ती स्टेशन IF। IF का मतलब अब आपके पास आपके रेडियो पर X या IF के ऊपर, मध्य आवर्ती स्टेशन के ऊपर आपको सारे सिग्नल मिल गए। उस सिग्नल में कहीं पर भी आपको वाहक तरंगे नहीं मिलेंगी, और वाहक तरंगे नहीं मिलेंगी तो फिर क्या मिलेगा, जैसे मान लो रेडियो के 10 स्टेशन है तो 10 स्टेशन के सिग्नल यहाँ पहुँच जाते हैं।
जैसे मान लीजिए कि भाई दिल्ली वाला स्टेशन है, मुंबई वाला है, कलकत्ता वाला है, तो 10 के 10 स्टेशन के सिग्नल इस एक्स पर मौजूद रहते हैं, वाहक तरंगें खत्म हो जाती हैं यहाँ पे। अब इस संसूचक का मतलब डिटेक्टर, ये क्या करता है बेटा कि जैसे मान लीजिए हमें दिल्ली वाला स्टेशन चलाना है, तो हमने रेडियो की जो नोब है वो दिल्ली वाले स्टेशन पे सेट की है। उस पोजीशन में क्या होता है कि ये उन सिग्नल में से केवल दिल्ली वाले सिग्नल को एक्सेप्ट करता है, बाकी सबको छोड़ देता है। तो संसूचक क्या करता है कि जिसका हमें सिग्नल चाहिए उसको ये एक्सेप्ट कर लेता है। अब हमें दिल्ली का स्पेशल सिग्नल मिल गया है, अब उस सिग्नल को एक बार और परिवर्तित करना है, एक बार और परिवर्तित करते हैं ताकि उसकी स्ट्रेंथ और अधिक हो जाए और वो अच्छे से हमारे रेडियो पर बज सके। तो ये प्रवर्धक से उसको फिर गुजारते हैं और प्रवर्धक से ये संकेत हमें निर्गत के रूप में, निर्गम के रूप में प्राप्त होता है, जो रेडियो के स्पीकर पे बजता है और हमें सुनाई देता है। क्लियर? तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से x की वैल्यू क्या है बेटा, x वास्तव में IF है। IF का मतलब होता है मध्य आवृत्ति स्टेशन। तो हम पिछले 2 वीडियो में इस 2013 के पेपर के हमने क्या पढ़ लिया बेटा, हमने 13 क्वेश्चन जो कि एक एक नंबर के आते थे, उन सब का अध्ययन हमने यहाँ पर कर लिया है। अगले वीडियो में हम इसके आगे की बात करेंगे 14वें क्वेश्चन से। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल राजू यादव फिजिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार यूजफुल वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। धन्यवाद।